कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि कोई एक डब्ल्यूडब्ल्यू का फैन अमरीश पुरी का वो जो फेस है उसको मंडे नाइट रॉ में लेके चला गया था। तो हम लोग बड़े वंडर कर रहे थे भाई ये ऐसा अमरीश पुरी का कौन लेके चला गया, क्योंकि वो बहुत ही रैंडम था। तो वो बंदे को ढूंढ के निकाल लिया गया है और आप में से पता नहीं कितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये डीएम किया, कितनों ने स्टोरीज में टैग किया। ये कोई मनमीत करके भाई साहब है हमारे, और ये पूरा प्रिंट करके उसको लेके गए थे और इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के शो में एक देसी फ्लेवर डाल दिया। मतलब ये बहुत ही एक मतलब आई थिंक ये ऐसा किया नहीं था इन्होंने कि जैसे कि ये जाके दिखे फिर एक कैप्चर और फिर इसके अराउंड बातें में बहुत ही रैंडमली उसको कर रहे थे, ऐसे मस्ती मजाक में हम यार दोस्त अपने कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ इंडियन फैंस ने बहुत नोटिस करी। अगर आप इंस्टाग्राम पे होगे तो आपने रील वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा देखी होगी कि अलग अलग जगह पे फिर अमरीश पुरी को ऐसे करेगा, भैया देखो बंदा कितना कड़क है कि इसको जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज में फैन इसका साइन लेके जा रहा है। तो बड़ा फनी हो गया है, तो मेरे को मिला तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 733 में। और काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें पिछले कुछ 24 घंटों के अंदर हो गई हैं। सबसे पहले रेसल पलूजा नाम का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको अब ऑफिशियल कर दिया गया है। यानी पहले बैड ब्लड पता चला, फिर ओवर द लिमिट, फिर मैंने आपको बोला था कि अब रेसल पलूजा ही लग रहा है और फिर वही चीज़ निकल के आ गई। 20 सितंबर को ही ये होने वाला है। और मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले मैंने आपको बहुत बार बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के कंपटीशन में AEW है, इनके शोज कंपीट करने वाले हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनका भी प्रीमियम लाइव इवेंट, उनका भी PPV और डब्ल्यूडब्ल्यू का भी PLE साथ में कंपीट करे। लेकिन ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है क्योंकि उनका भी ऑल आउट वाला धांसू शो है और अब इन्होंने रेसल पलूजा को ऑफिशियल कर दिया। और ये कितना बड़ा शो होने वाला है अब मैं यहां से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि सबसे पहले तो ट्रिपल एच ने एक पूरी वीडियो पोस्ट की है और यहां पे ये हाइप कर रहे हैं इसको, और ESPN के ऊपर ये होने वाला है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू किसी भी डील की शुरुआत करती है तो उसको बहुत ही ग्रैंड तरीके से वो ओपन करना चाहती है, बाद में भले ही जाके फिर चीजें किसी भी तरीके से हो। तो ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। और जो लास्ट ईयर जो आने वाले साल होने वाला था डब्ल्यूडब्ल्यू की ESPN के साथ डील, इन्होंने इसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया। ये अभी से सितंबर से ही शुरू कर देंगे और यूएस में पीकॉक के ऊपर अब प्रीमियम लाइव इवेंट्स नहीं आने वाला। उस चीज से खैर हमको कोई लेना देना नहीं है। बाकी ट्रिपल एच ने जो वीडियो पोस्ट की, यहाँ पे फैंस नोटिस कर रहे हैं कि रेसलर्स से ज्यादा तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज हैं। तो ये उसी चीज का यूज कर रहे हैं कि क्योंकि अगर कोई बंदा डायरेक्टली प्रोफेशनल रेसलिंग या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को जानता नहीं है लेकिन वो सेलिब्रिटीज को तो जानता है, तो जहां जहां पे भी क्लिप्स हैं, जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू के पे रिंग साइड में भले ही सेलिब्रिटीज आए हो जो वहां पे पॉपुलर हैं, तो उनका बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज किया। और इसका जो लोगो है वो मुझे काफी मतलब क्योंकि पहले ही अलग था, अब इसको उन्होंने थोड़ा मॉडर्न बना दिया तो काफी यूनिक किस्म का भी लग रहा है। मतलब मेरे को लगता नहीं कि विंस मैकमैन का टाइम होता तो इस तरीके के लोगो अप्रूव होते, क्योंकि ये दिखने में अच्छा है लेकिन मार्केटिंग के हिसाब से कई बार उतना अच्छा नहीं होता। अगर आप मार्केटिंग में हो तो फिर आप शायद थोड़ा समझ पाओगे इस बात को। और ये ग्राफिक भी है जहां पे ESPN ने जॉन सीना, CM पंक, बैकी लिंच, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, इन सारे सुपरस्टार्स को फीचर किया हुआ है। और अब मजे की बात क्या हो रही है, ESPN वैसे आपको पता है एक मीडिया आउटलेट है जो कि स्पोर्ट्स को कवर करता है। तो अब क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के, तो पहले इनके पेज पर ऑल एलीट रेसलिंग का भी एक पेज हुआ करता था जहां पे वहां पे उनके सुपरस्टार्स के बारे में, इन सब के बारे में बात करते थे। देखा था नहीं मैंने क्या था, लेकिन अब यहाँ पे ये फैंस ने नोटिस करी है चीज कि उनका जो पेज है उसको भी हटा दिया गया है। अब ऑब्वियसली वो होगा ही क्योंकि भाई इनको अपने पैसे वैसे कमाने, तो जो राइवल प्रमोशन है उसके जो प्रमोशन है वो ऐसे फ्री में ये क्यों ही करेंगे, क्योंकि अब इनके पास जब डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग आ चुकी है। बाकी जो सुपरस्टार्स फीचर हुए तो मैंने आपको इस ग्राफिक में दिखाई दिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है इस रेसल फलूजा को लेके। अभी आपका दिमाग कोई किसी ने तो कमेंट लिखा था रेसल फलूजा को रेसल फालूदा की, ये कैसा डब्ल्यूडब्ल्यू नेम लेके आई है। लेकिन ये पुराने नेम को रिवाइव कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि नामों के चक्कर में तो मत ही पड़ो, क्योंकि कई बार हम काफी सारे नामों को लेके सोचते हैं भाई ये कैसा नाम है, लेकिन जब वो हमारे जुबान पे चढ़ जाता है तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ऐसा कभी लगता भी नहीं कि किसी एक पॉइंट पे हमें इस नाम से प्रॉब्लम भी थी। तो इस अपने जो दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है इसको तो निकाल दो। अब जो दो बड़े मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले शो के लिए प्लान कर रही है, इसको डबल मेन इवेंट करके ये बोल रहे हैं। और ये विंस मैकमैन की एक बड़ी स्ट्रैटेजी रहती है जब वो दो मैचेस को सेम लेवल पे बड़ा दिखाना चाहते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, या फिर एक कोई बड़ा मैच है तो दूसरे मैच को भी उसके लेवल पे ये लेके आना चाहते हैं। और जैसे मैं आपको बोला था ग्रैंड ओपनिंग डब्ल्यूडब्ल्यू हर बार करती है, तो ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का ये जो मैच है वो इस रेसल पलूजा के डबल मेन इवेंट में से एक है। तो फिर जो दूसरा मैच है वो कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है, जहां पे ड्रू मैकिंटायर उनको फेस करेंगे। तो ये बहुत बड़े लेवल, अब ये छोटी मोटी बातचीत नहीं रह गई है।
जैसे हम बड़े बड़े बिल्कुल शोज की बात करते हैं, ऑब्वियसली रेसलमेनिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन जैसे समर स्लैम को इन्होंने हाइप किया था कि भाई 2 नाइट्स का इवेंट है, जो कि उतनी हाइप उसकी बनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब आउटकम था तो बहुत बड़ा था। और मैं भी क्या ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताने की क्या जरूरत है भाई। जब ब्रॉक लेसनर एक मैच में फीचर है और इतने सालों के बाद वो वापस आया है, तो ये चीज क्लियर है कि WWE सोच समझ के ही ऐसे बड़े मैचेस को बुक करते हैं। तो रेसल पलूजा आई थिंक एक स्टैंडर्ड भी सेट कर सकता है कि हर साल जब भी ये होगा तो WWE इसको ग्रैंड फैशन में ही दिखाएगी। और सोचो हम इंडियन फैंस कितने ज्यादा खुश नसीब हैं, या फिर जो सारे लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर WWE का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा बात सुन के। यूएस वालों की तो बैंड बजा दी WWE ने। पहले उनको 999 में WWE नेटवर्क मिलता था, तो उनको प्रॉब्लम होती थी उस चीज से। अब देखो क्या है, ये मंडे नाइट रॉ देखते हैं नेटफ्लिक्स पर, यूएसए नेटवर्क पर ये देखते हैं स्मैकडाउन, एनएक्सटी ये देखते हैं सीडब्ल्यू नेटवर्क पर, फिर उसके बाद जो क्या था, काउंट भी नहीं हो पा रहे पूरे, उसके बाद जो एनएक्सटी के पीएलईज होते हैं ये, फिर उसके बाद देखते हैं उसे पीकॉक के ऊपर। अब इसके बाद जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, अब वो पीकॉक के ऊपर आ गया है, और बाकी सारे पीएलईज ईएसपीएन के ऊपर जाने वाले हैं। तो इनको इतने सारे तो सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे अगर इनको पूरी WWE की प्रोग्रामिंग को एंजॉय करना है। बाकी इंटरनेशनली फैंस के लिए, जैसे हम फैंस के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर हमारे पास आ जाता है तो ऑलमोस्ट सारी ही चीजें हम लोग देख सकते हैं। एसएनएमई का थोड़ा झोल रहता है, लेकिन क्योंकि अब ये आई थिंक पीकॉक के ऊपर आने वाला है, तो उसको भी इंटरनेशनली भी एक पीएलई की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब तक आपकी वो जो समस्या थी कि एसएनएमई कहां से देखें, वैसे तो WWE ने इसको यूट्यूब पे ही डाल दिया था हमारे लिए। मैं भी क्या बात बोल रहा हूं, तो इतना सिंपल है हमारे लिए। लेकिन यूएस के फैंस की तो WWE ने बैंड ही बजा दी कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। बट कुल मिला के अभी रेसल पलूजा के साथ WWE किक ऑफ करने वाली है अपनी ESPN की डील को, एंड एक्सपेक्टेड है कि रेसल पलूजा में जो है बहुत बड़े बड़े बम धमाके फूटेंगे। होपफुली कि रेसल पलूजा रेसल फालूदा ना लगे इस शो के बाद, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर मैच में फीचर है तो लगता नहीं कि फिर कोई जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ज्यादा फैंस को होगी। एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं और इस पिक्चर को देख के बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा होगा, ये क्या हो रहा है। अगर आपने एनएक्सटी देखी है तो आपको पता है ये ट्रिक विलियम्स और जो जवान का मैच था, उनके मैच का एक स्नैपशॉट है, एक पिक्चर है। और लिटरली कल तो क्योंकि बहुत सारी चीजों में बिजी हो गया था, मैं इसको देख नहीं पाया, लेकिन आज मैंने जब इसे देखा भाई, लिटरली ट्रिक विलियम्स ने पकड़ के धक्का दे दिया जिवॉन को, और वो जाके ऐसे गिरे कि सारे लोग शॉक्ड हैं कि ये भी हो सकता है। ये मेरे को बिल्कुल AEW के सुपरस्टार डार्बी एलन की याद दिला रहा है कि भाई मतलब बंदा कैसे भी गिर जाता है, जैसे उनका वो कॉफिन ड्रॉप है, वो इस तरीके से डार्बी एलन गिरता है कि उसको तो तुम कॉपी भी नहीं कर सकते कि चलो हमने इसका मूव देख लिया तो अब ठीक है इसे कॉपी कर लेते हैं, हम भी ऐसा कूल बन जाएंगे। क्योंकि वो ऐसे कुछ मूव्स हैं जो तुम चाह के भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा शरीर ही उस टाइप का होना चाहिए। तो जवान को देख के भी ऐसे ही लग रहा है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इनका रैंडी ऑर्टन के साथ भी वो सारा सीन सपाटा हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ी आए थे लाइमलाइट में। तो भाई ये तो लग रहा है कि WWE आगे जाके बिल्कुल डेयरडेविल टाइप की कोई पर्सनालिटी, जैसे हम एक टाइम पे जेफ हार्डी को देखते थे, उस किस्म का जो काम है कर सकते हैं एक बार अगर ये मेन रोस्टर में आ जाते हैं। आज से 4 साल पहले की बात करें तो भाई ये वो टाइम है जब प्रोफेशनल रेसलिंग में कमबैक हुआ था द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली WWE की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ऑल एलीट रेसलिंग की, जब वे बिल्कुल अलग से शो बना के लेके आए थे और पूरी हाइप के साथ CM पंक आए थे। वो ये 2 मूवमेंट कुछ अलग ही है मेरे लिए CM पंक के सेंस में। जब मैं बात करता हूँ, पहला जब वो WWE बैक स्टेज शो पर आए थे, जो फॉक्स की डील की वजह से था, और उसका WWE से डायरेक्ट कोई ऐसा लिंक था नहीं। और उसके बाद फिर जब AEW कंपनी में CM पंक आए थे, और उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो हाइप है वो जनरेट करी थी। लेकिन उसके बाद क्या सारा सीन हुआ, क्या सारे वहाँ पे पंगे हुए, और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज 2023 में फिर WWE में वापस CM पंक आ गए थे। तो ये 4 साल अगर आज भी होते CM पंक AEW में, तो शायद अभी हैशटैग यही ट्रेंड कर रहा होता। लेकिन अब AEW वाले भी इस बात के बारे में क्या ही बोलेंगे, क्योंकि अब उनके पास जो खुद वो बंदा है जिसके अराउंड ये हाइप थी, वो ही उनकी कंपनी से जा चुका है। एक रिपोर्ट आई है बॉडी स्लैम की तरफ से, और वो बोलते हैं कि एक बहुत ही मेजर प्रोग्राम शुरू होने वाला है वायर्ड 6 और MFTs के बीच में। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से ऐसा नहीं लग रहा कि एक पॉइंट पे विंस मैकमैन जब थे तो ऐसा था कि भाई ये बंदा, ये जो विंस मैकमैन है, ये ऐसा बंदा है जो फैक्शंस को बढ़िया बुक नहीं करता। फिर अचानक से जब ट्रिपल एच आए तो ऐसा हुआ कि अरे भाई एकदम फैक्शन तो बढ़िया यूज होने लग गई। अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि वो फैक्शंस के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे। अब ये वायर्ड 6 और ये MFTs ऐसी टीम है जो बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है। और मैं बताऊं, मैंने ये बहुत जगह देखा, अब मैं उसको अभी मैं नहीं कर सकता कंपेयर, क्योंकि मेरे को थोड़ा मुश्किल है वो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि स्मैकडाउन जो इस समय शो है, ये वही क्वालिटी है जो कि WWE हमको 2019 में दे रही थी। अगर आप 2019 के टाइम से भी WWE देख रहे हो तो आपको पता उस समय क्या हालात चल रहे थे। मतलब उस टाइम पे तो फिर मेरा कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा ज्यादा फोकस था, तो आई थिंक
मेरे वो थोड़ा दिमाग में नहीं था कि WWE चल कैसी रही है, क्योंकि उस समय आई थिंक थोड़ा नया ही बोल सकते हो, 2 साल हुए थे कंटेंट बनाते हुए, वो भी नया ही बोला जबकि वो भी ज़्यादा ही होता है। लेकिन अब WWE कुछ MFTs और इनके बीच में करने वाली है। वाइट 6 को तो देखो शुरू में हाइप मिली थी, उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेट्स सी आगे अगर WWE इसमें कुछ कर रही है तो क्या ये इंटरेस्ट डेवलप करता है फैंस का भी, क्योंकि वाइट 6 है तो काफ़ी यूनिक चीज़ें करने के लिए, उनकी जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी बड़ी हैं। तो अगर WWE उस हिसाब से कुछ करे, बाकी इधर MFT वाले सोलो सिकोवा तो हैं ही, वो कुछ फनी मूवमेंट्स तो दे ही सकते हैं। रोमन रेंज के बारे में भी एक रिपोर्ट आई है, पता नहीं ये सोर्स कितना ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन 2026 में मल्टीपल वर्ल्ड टाइटल्स आ रहे हैं रोमन रेंज के लिए। आई थिंक अगर एक बिल्कुल सेफ स्पेकुलेशन भी यहाँ पे करें तो वो ये हो सकती है कि रोमन रेंज लास्ट टाइम जब हमने चैंपियनशिप के साथ देखे थे तो वो रेसलमेनिया 40 में था, उसके बाद से बंदा बिल्कुल चैंपियनशिप प्रोग्राम से बाहर ही है। वो सारी भसड़बाजी करते हुए 1.5 साल हो चुके हैं और वो रोमन रेंज का जो जलवा है वो फील नहीं हो रहा। तो एक बात तो तय है कि इससे पहले कि रोमन रेंज ये सोचे कि रोमन रेंज के भी अभी करियर के कुछ फेज बचे हैं, एक वो फेज जिसको हम बोलेंगे कि अभी एक्टिव वाला बंदा है, जो कि आप बोलोगे एक्टिव कैसे बोल रहा हूं मैं ऐसे, लेकिन वो वाला एक्टिव जो कि आज से 10 साल बाद कंपेयर करोगे रोमन रेंज को तो उसके कंपैरिजन में एक्टिव होगा। तो अपने इस ये ट्राइबल चीफ वाले थोड़े ये जो रेन है, ये जो ट्राइबल चीफ वाला रन है, उसके आसपास में एक सीरियस प्रोग्राम और रोमन रेंज को मिलेगा, ये तो तय है। और 2026 उसके लिए सबसे बेस्ट डेट लगती है, क्योंकि फिर इतना टाइम हो चुका होगा कि लोग जो है ऐसे क्रेव करेंगे कि यार अब रोमन रेंज को चैंपियनशिप पिक्चर में आना चाहिए। लेकिन मल्टीपल अगर वर्ल्ड टाइटल हैं तो समझ लो भाई फिर वो वाले दिन आपको दोबारा से जीने का मौका मिल सकता है जब रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप थी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर तुमने रोमन रेंज को मीनिंगफुल सेगमेंट्स के अंदर नहीं डाला, उनकी स्टोरी नहीं चलाई, उनको माइक पे नहीं बोलने दिया, सिर्फ आके पिटा मारा, ये सब किया, तो फिर कोई फायदा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बता दो मुझे रोमन रेंज की अपीयरेंसेस हुई हैं आज से 6 महीने बाद, क्या आपको याद रहेगा कि ये जो रोमन रेंज पिछले कुछ हफ्तों से शोज पे आ रहे हैं उसमें उन्होंने क्या किया था? उसके लिए आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। और वहीं अगर आप ब्लड लाइन की स्टोरी की बात करो तो लिटरली हमको वो सेगमेंट्स दिमाग में बिल्कुल फंसे हुए हैं और जो कि कभी निकलेंगे नहीं, जो हमने देखे थे, और उसकी वजह से ब्लड लाइन की स्टोरी को जो है सिनेमा भी बोला था। तो होपफुली WWE वैसा नहीं करेगी। और ये भी WWE ने ऑफिशियली कर दिया है कि ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंज का मैच क्लैश इन पेरिस में होने वाला है। एडम पीयर्स ने ये वीडियो पोस्ट करके बताया, वैसे तो पता ही था क्योंकि उन्होंने सोच रहे हो इन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं की कि रोमन रेंज बोलेंगे कि भाई तू मेरे जूते चुरा रहा है, मैं तुझे देख लूंगा क्लैश इन पेरिस में। ये भी माइक पे नहीं बुलवाया लोगों ने, वो जाते जाते वो जो ट्रैश टॉकिंग है उसमें कर रहे हैं। तो पता नहीं WWE जानबूझ के ऐसा कर रही है, ये क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जब रोमन रेंज भाई अपना पूरा प्राइवेट जेट लेके आ ही रहा है तो अब कर लो उसके साथ कुछ। ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, कोई अगर इसको एक्सप्लेन कर सकता है तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। और फाइनली लास्ट बात करते हैं एक कंफ्यूजन के बारे में, एक डिलुलू के बारे में जिसमें WWE फंसी पड़ी है, और ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के इस मैच के बारे में जो कि रेसलपलूजा में होगा। अभी एक ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन ऑब्वियसली अभी वहीं होने वाला है। तो इसके बारे में ये इंटरनली पता चला, WWE वाले डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के इस मैच में किस बंदे को ओवर करना चाहिए, यानी कि इस मैच में किस बंदे की विक्ट्री होनी चाहिए। और देखा जाए तो है भी ये कि बहुत बड़ा सवाल, ब्रॉक लेसनर वापस आया भाई तो वो ऐसे कैसे हार जाए, लेकिन जॉन सीना को भी अगर आप देखोगे तो अब उसको सुपर सीना की तरह दिखा रहे हैं। और अगर जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का आगे मैच नहीं होगा तो क्या लास्ट मैच ऐसा दिखेगा फेयरवेल टूर में कि जॉन सीना हार गया, क्योंकि फिर उसकी वजह से आने वाली जो डेट्स होने वाली हैं उस पे जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर का कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ऐसा मुश्किल तो है। आपके ऊपर अगर मैं छोड़ूं, अगर आपके हाथ में आ गई बिल्कुल WWE की पेन और बुक, तो उस पर आप इस स्टोरी को कैसे लिखते कि कौन होना चाहिए था इस मैच का विनर? बाकी प्रेडिक्शन वीडियो तो ऑब्वियसली आएगी, तब इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। और इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।